मेरी शादी को अभी 2 दिन ही गुजरे थे। मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे शौहर ने शादी की रात ही मुझे ताकीद की थी कि मेरे वालिद को गुस्सा बहुत आता है। इन्हें कभी भी किसी बात से इनकार मत करना, वरना वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। और दूर से ही मैं यही देख रही थी, जब भी मेरे शौहर फुरकान को एक आवाज़ दे दे, मेरे शौहर की तो जैसे रंगत ही उड़ जाती, फौरन से ही कमरे से बाहर निकल जाते। अपने शौहर की पर्दाबाजी देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा रोब था। गुस्से में तो वो वाकई ही रहते थे। शादी के 2 दिन ही गुजरे थे। तीसरा दिन था जब सुबह ही सुबह फुरकान ने मुझसे कहा कि आज वेव घूमने जाते हैं। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन इसी वक्त मेरे ससुर ने फुरकान को पुकारा था, तो फौरन से कमरे से बाहर चला गया। बाहर से मुझे अपने ससुर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। कह रहे थे, 2 दिन शादी के हंगामे में गुजार कर तुम्हें एहसास है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है। और आज तुम फिर छुट्टी करके बैठ गए हो। अभी के अभी फैक्ट्री पहुंचो। तुम वर्कर्स के सर पर खड़े हो ताकि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की कि तुम कमरे में ही घुसकर बैठे रहो। और अपनी बीवी से भी कह दो कि किचन की जिम्मेदारी संभाले। घर में कोई और औरत नहीं है जो इसके नखरे उठाएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो बड़ा आया। अभी 2 दिन ही तो गुजरे थे हमारी शादी को, और इन 2 दिनों में मैं नाश्ता नहीं बना कर दे रही थी। इस पर मेरे ससुर कई नुक्स निकाल चुके थे, लेकिन फुरकान ने मुझे प्यार मोहब्बत से ही समझाया था कि अब्बा की बात का बुरा मत मनाना। 2 दिन तो मैं इसी शशुपन में मुब्तला थी कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था, मैं तो मजीद घबरा के रह गई थी। फुरकान जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे, माजरत चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, काम पहले है, समंदर हम फिर किसी दिन जाएंगे। फुरकान तो अब फैक्ट्री चला गया था। मैं किचन में आके बेदिली से बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन ही मैंने खाना भी बनाया और घर के सारे काम भी मुझे करने पड़े। मेरे ससुर ने मुलाजमों को भी जवाब दे दिया था। कहते थे कि जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही थी, तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दी। वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़ा, लेकिन दुपट्टा रेशमी था। जब अपने ससुर के कमरे में गई तो मैंने पूछा, जी अब्बा जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब अंदाज से अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरी। कहने लगे, दो दो दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि मेरे सीने से हट चुका था। मैंने फौरन से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और कमरे से बाहर आ गई कि मुझे अपने ससुर की ये हरकत मुझे अजीब सी लगी थी। सर तो बाप की जगह होता है और बाप कभी भी बेटियों को सर का पैर नहीं देखता। मैं फौरन से किचन में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोली और दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेट कर अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया और इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मुझे कहने लगे, थोड़ी देर मेरे पास बैठकर बात भी कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता ही नहीं। मैं पूरा दिन अकेला बैठकर बोर हो जाता हूँ। यह सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी। इसलिए मुझे मजबूरी में बेड के किनारे पर बैठना पड़ा। वो मुझे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह को लगाया तो फौरन से पीछे हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध, ये तो मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गरम गरम दूध पसंद है। ये कहते हुए फिर उनकी नजरें मेरे चेहरे से होती ही मेरे पूरे वजूद पर सफर करने लगी। उनकी नजरों में न जाने ऐसा क्या था, मैं उलझन का शिकार होने लगी थी। मेरे हाथों में
ट्रांसमीसी उतरने लगी थी। चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे। कहने लगे, जाओ ना, इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 2 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात करते दिखाई दे रहे थे जब से फुरकान घर में आता था, लेकिन आज तो उनका लहजा बड़ा ही धीमा था। सही नहीं था कि ये मेरे ही ससुर हैं जो 2 दिन से फुरकान को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे और गुस्से से फुरकान से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध की वो पतीली में डालकर जरा सा गर्म किया, गिलास में डालकर अपने ससुर के पास आ गई। जैसे ही मैंने गिलास उनको देने के लिए बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे वजूद में करंट सा लगा था। मैंने फौरन घबरा कर हाथ पीछे करना चाहा, तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे, अरे बाहर कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो ना मेरे साथ, मुझसे बातें करो। ये तन्हाई का राज तो मुझे और भी ज्यादा डसने लगा है। ये कहकर उन्हें ठंडी आ भरी थी। मैं तो उनकी बात सुनकर बहुत अजीब महसूस करने लगी थी। फिर कहने लगे, तुम शादी के अगले रोज फिरोजी रंग का फैंसी जोड़ा पहना था, बड़ा जच रहा था तुम पर। आज शाम वही पहन लेना। ये सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा था कि ये फरमाइश फुरकान को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोज का तमाशा ही पकड़ लिया था। जब फुरकान फैक्ट्री जाता, मेरा ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेता, मुझे अजीब नजरों से देखता, बार बार अपने कुछ होंठों पर जबान फेरने लगता, फिर कहता, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध गर्म करके दो। मैं दूध का गिलास लेकर जाने लगती तो मेरा हाथ पकड़ लेता, कहता, मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें कर सकती थी? मैं काम के बहाने बनाने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी कि मुझे फुरकान से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती? वो तो अपने बाप के सामने कांपता था, एक लफ्ज तक नहीं कहता था, सर झुकाई अब्बा जी कहता था। मैं किचन का सारा काम कर रही थी कि मेरा ससुर अचानक से किचन में आ गया और फिर जो कुछ मेरे साथ किया। मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई, अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, बेड पर बैठ गई। बदहवासी मुझ पर बुरी तरह से सवार थी। मेरा पूरा वजूद लरज रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ससुर भी मेरे साथ ऐसी हरकत कर सकता है। मेरी आंखों से जब तक आंसू बहने लगे थे, मैं सोच चुकी थी मैं फुरकान से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन काम नहीं किया था, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरा ससुर मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा चुका था कि उसे भूख लगी है, मैं उसे खाना दूं, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी तो यही सब कुछ करती जो कि मैंने किया था। रात को मेरा दरवाजा जोर जोर से बजाया गया था। फुरकान थे, कहने लगे, अंजुम दरवाजा खोलो। ये क्या बदतमीजी है? क्यों तुम सुबह के दरवाजा बंद किए कमरे में बैठी हो? फुरकान की आवाज सुनकर ही मैंने दरवाजा खोला था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो दोनों बाप बेटा मुझे गुस्से से देख रहे थे, तो कहने लगा, तुमने जरा भी हया है? मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा है और तुमने उन्हें रोटी तक नहीं दी। उन्हें शुगर का मर्ज है, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो उनका जिम्मेदार कौन होता? मैंने कहा, मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर है कि आप कोई और इंतजाम कर लें। मेरा ये कहना था कि फुरकान गुस्से से भड़क उठा, कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है? पीछे मेरे ससुर कहने लगा, देख रही हो, अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं इसे आए हुए और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए। मुझे पहले ही पता था कि ये लड़कियां शादी बाद में करती हैं और अलग होने के ख्वाब पहले ही आंखों में सजा लेती हैं। इसका इनसे कहने लगा, आज तो तुमने ये बात कह दी है, आइंदा कर कही तो हाथ में तलाकनामा पकड़ा कर तुम्हें रुखसत कर दूंगा। ये सुना था कि मेरा रंग ही उड़ गया था। मेरे वालिद की पहले ही 5 बेटियों की और वो सुपरबोस इंसान थे। बड़ी मुश्किल से ही दहेज इकट्ठा करके एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे रुखसती के वक्त कह चुकी थी
ये कभी भी लड़कर हमारे घर मत आना। अपने शोहर और ससुर की हर बात मानना। अपना घर बसाने की कोशिश करें, लेकिन जो कुछ मेरा ससुर चाहता था वो मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें भी बाकी गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त फुरकान जितने गुस्से में थे, मैं अगर उन्हें बताती तो यकीनन वो मुझे भी क्या कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जाकर बेड पर बैठ गए। मेरे ससुर कहने लगे, फुरकान, इसको आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग दुरुस्त कर दो, वरना फिर मैं इसकी माँ से जाके बात करूंगा, इसके बाप से कहूंगा कि संभाले अपनी बेटी। ये कहकर वो गुस्से से यहाँ से चले गए। मैंने एक फुसीली नजर अपने ससुर पर डाली थी। फुरकान कहने लगे, मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन है? 10 अपराध का बोझ है जो तुम संभाला नहीं जा सकता। अरे मेरा एक ही तो बाप है, न माँ है, न कोई भाई है, न बहन है। ऐसी जिंदगी की तो लड़कियां ख्वाहिश करती हैं जहाँ उनके सर पर कोई जिम्मेदारी न हो। मैंने कहा, काश ये मेरी सास और देवर और नंद होते तो आज मैं उनको ये मिसाल नजर करती जिनसे आप गुजर रही हो। मेरी बात पर वो मुझे गुस्से से देखने लगे, कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं? मेरे बाप ने तुम्हारे सर पर सिर्फ एक रोटी ही तो देनी पड़ती है ना, वो भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो, अपने घर में फसाद नहीं चाहता। फैक्ट्री से थका आ रहा था और आते हुए सब कुछ देखकर मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए की है, न कि ये फसादात देखता फिरूं। मैंने कहा, फुरकान, ऐसा करो, अपने बाप की शादी कर दो। वो मेरा ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? ये बाप की उम्र शादी की है? क्या मेरे बाप की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई हैं जो तुम्हें पकानी भारी लग रही हैं? मैंने कहा, मेरी बात नहीं समझ रहे हो? वो कहने लगा, ये कौन सी बात है जिसे मैं समझूं? बेतुकी सी बात। मेरे बाप की उम्र 70 साल है, कब्र में पाँव है, शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले। अब मैंने क्या बताती कि उनका बाप अपने ही बेटे की बीवी पर नजर रखे हुए है। मैंने कहा, आप उनकी शादी करवा दें, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभाल लूंगी। मेरी बात पर वो इस्तज़ाए मुस्कुराए थे, कहने लगे कि एक मेरे बाप की 2 रोटियां तो तुमसे पकाई नहीं जा रही और तुम मेरी सौतेली माँ को संभालोगी। देखो, ये घर और कारोबार फैक्ट्री सब मेरे अब्बा के नाम है। अगर कोई इनकी बीवी की हैसियत से आ गई तो सब कुछ अपने कब्जे में लेगी, मुझे और तुम्हें थके मार कर बाहर निकलवा देगी। इस घर से अब्बा के गुस्से से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं चुपचाप उनकी सुनता हूँ। अब दोबारा अब्बा की शादी की नाम मत लेना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई कि उन्हें मैं क्या बताऊं। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और मैं के जाने का मतलब था कि मैं अपने घर को बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं, अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं तलाक याफ्ता हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते ना होते। मैं टप टप बहुत से आंसू अपने दुपट्टे से साफ करने लगी कि फौरन से फुरकान की आवाज़ आ गई। कहने लगे, अंजुम, बाहर आओ, जल्दी से ऑमलेट और पराठे बना कर दो, अब्बा को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैं बाहर आकर ऑमलेट और पराठे बनाए और कमरे में आ गई। मैंने भी खाना नहीं खाया था, लेकिन फुरकान ने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम भी दिन भर की भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी भी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से बच जाती है। फुरकान का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में से था। मैंने इसके बाद अपने लब बंद कर लिए थे। फुरकान जब भी फैक्ट्री चले गए तो मेरा ससुर मुझे आवाज़ भी देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी में और बेबसी में उसके कमरे तक गई थी। मुझे देखकर वो तमसखराना हंसने लगा। तुम क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ गया होगा और तुम्हारी खातिर वह मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर ले देगा। अपनी सोच को बदल लो तो बेहतर है। मैंने उसके पर अच्छी तरह से काट रखे हैं, वो चाहकर कहीं नहीं जा सकता।
और ना ही तुम जा सकती हो। मैंने इसलिए किसी अमीर घराने की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं की कि कहीं वो मेरे बेटे को उड़ाकर ही ना ले जाए। इसलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप के हालात ऐसे नहीं कि वो तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बिठा सके या अलहदा से कोई घर दिला सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो, तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगा, जाओ जाके मेरे लिए गर्म दूध लेकर आओ। ये लफ्ज मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहता पेट्रोल डालूं खुद पर और अपने आप को आग लगा लूं। ऐसी तजलील मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अब यही किया करती थी कि खाने पीने की चीज़ें अपने ससुर के कमरे में पहुंचाकर फौरन बाहर आ जाती। ना उनकी पास बैठती, ना बात करती। ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे ससुर ने फुरकान का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे। मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर गोश्त की बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनी भी बहुत अच्छी थी। खाना खाते हुए कहने लगे, आज तो बाबू ने मेरा दिल खुश कर दिया। बहुत मज़े का खाना बनाया है। फुरकान यह सुनकर मुस्कुराने लगा। मुझे तशक्कुर भरी नज़रों से देखने लगा, लेकिन मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई थी। फिर जेब से मेरे ससुर ने 5,000 का नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, ये तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा इनकार करना था कि फुरकान मुझे घूरने लगा। कहने लगा, अब्बा अपनी खुशी से दे रहे हैं ना, इनकार नहीं करते, रख लो पैसे। ना चाहते हुए भी मैंने 5,000 का नोट पकड़ लिया। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरा ससुर भी खड़ा हो गया। मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले लगा लिया और मेरे माथे पर बोसा भी दिया। मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर का मुजस्समा बन गई थी। कहने लगे, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूँ। ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं फुरकान को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी तासुरात न था, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि अब्बा का ये कौन सा तरीका है? मैं इनकी सगी बेटी नहीं हूँ। उनको चाहिए मुझसे फासले से बात किया करें। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने साथ लगाएं। अल्लाह ताला ने तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी का भी फासला रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे का। बल्कि मेरी इस बात पर फुरकान भड़क उठे थे। कहने लगे, तू इतनी छोटी सोच की मालिक भी हो सकती है। मेरे बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है। क्या हो गया जो उसने तुम्हें ज़रा सा हाथ लगा लिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया? अजीब लड़की हो तुम, बजाय इसके कि अब्बा के दिल में जगह बना, तुम हर बात पर एतराज़ करते हो। वो धीमे धीमे लहजे में मुझे बुराकर बोल रहा था। कहने लगा, शुक्र करो अब्बा ने ये बातें नहीं सुन ली, वरना मज़ीद मुसीबत बढ़ जाती मेरे सर पर। फिर उंगली उठाकर मुझे तंबीह करने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ अंजुम, अपना रवैया अब्बा से ठीक रखा करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, फुरकान मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर ला कर दे दो या अपने अब्बा की शादी करवा दो। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर डोर बेल बजी। फिर बाहर शोर की आवाज़ आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला मेरा एक देवर भी है, जो दुबई में तालीम हासिल करने जाता, और वो वापस आ चुका है। वो भी अपनी बीवी के साथ। मेरे देवर ने वहीं शादी की थी और मेरा ससुर उससे नाराज़ था, इसलिए उसे घर आने की इजाज़त नहीं थी। और ना ही इस बात का इल्म हमारे घर वालों को था कि फुरकान का कोई भी भाई भी है। इन दोनों मियाँ बीवी को देखकर हैरान थे। मेरे ससुर अभी भी गुस्से में खड़े थे। कहने लगे, अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो इसे यहाँ पर क्यों लाई हो, वहीं रहते। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। फिर फुरकान ने भी कहा, अब्बा गुस्सा जाने दें, जो होना था वो तो हो चुका। इमरान को गले लगा ले। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी।
काफ़ी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैं भी शुक्र किया था कि अब घर में अकेली हूँ। काफ़ी खुशमिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी। मेरे साथ घुल मिल गई थी। इमरान ने फुरकान के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। मेरे ससुर की तवज्जो मुझसे हटकर अब देवरानी की जानिब मबजूल हो गई थी। एक रात खाने के दौरान कहने लगे कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वो भी खुशी खुशी तैयार हो गए। कहने लगे, ठीक है अब्बा, आपको जो भी चाहिए आप मुझसे मांगा करें। इमरान भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन चंद दिन गुजरे थे कि एक बार मेरी देवरानी अम्बरीन जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवास थी, बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी वो किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन आकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ तो कहने लगी, मुझे अब्बा की आदतें बड़ी अजीब लगती हैं। मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, अजीब ज़ोर-मैनी बातें करते हैं। इसे सुनकर मेरे कानों की लू तक सुर्ख हो जाती है। कहने लगी, मैं तो इमरान से बात करूंगी। वो तो कहते थे कि उसके अब्बा बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर अपने करीब करते हैं। कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी गले लगा लेते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं मानेंगे। मैं भी इस तकलीफ से गुजर रही हूँ, लेकिन फुरकान ने मेरी कभी नहीं सुनी। वो कहने लगी, लेकिन मैं तो इमरान से साफ कह दूंगी। अगर अब्बा ने यही रवैया रखा तो मैं कहूँगी कि अलग घर लेकर दो। वही फसाद फिर से बरपा हुआ था जो मेरे और फुरकान के बीच हो चुका था। इमरान कहने लगा, तुम्हारे साथ 3 साल बैरून मुल्क अकेले रह चुका हूँ। अब मेरे घर में तुम क्या आई हो? 4 दिन अब्बा को रोटी बनाकर देनी पड़ी तो तुमने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। वही बहस हुई थी जो फुरकान की मेरे साथ की हो चुकी थी। अम्बरीन तलाक मांगने लगी थी। फुरकान जब कमरे में आया तो काफ़ी चुप चुप सा था। मैंने कहा, फुरकान, अब भी आप यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे अब्बा से थी वही आज अम्बरीन को भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो अब्बा भी गलत हैं। मैं आपसे सच कह रही हूँ, इन्हें एक बीवी की ज़रूरत है। बेशक इनकी उम्र 70 साल की है। आपको तो चाहिए था कि अपनी वालदा की वफ़ात के कुछ अर्सा बाद ही इनकी शादी करवा देते ताकि वो हमें सचमुच में बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद अब फुरकान के अकल में आई थी। एक बार उन्होंने अब्बा से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वह नाराज हुए, कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूंगा? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है? फुरकान ने कहा, एक बेवा औरत है, अगर आप सहारा दे देंगे तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। वो औरत भी 55-50 साल की है और भाइयों के रहमो करम पर बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही है। पहले तो अब्बा ने नखरे दिखाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद खुद ही कहने लगे, ठीक है मैं उससे निकाह कर लेता हूँ। चंद दिन में ही मेरे ससुर का निकाह हो गया था और उसे ये फर्क पड़ा कि घर का माहौल काफी हद तक बेहतर हो चुका था। फुरकान अब मुझसे खुद कहते थे कि तुमने ठीक कहा था, अब्बा को एक बीवी की ज़रूरत है। मेरी नई सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की नज़रें हम पर बेबाकी से नहीं उठती थी। हमारे माशरे में ये चीज़ भी बहुत आम हो गई है कि अगर बाप की उम्र ज़्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती और एक महाज खड़ा कर लेती है, जिसकी वजह से ऐसी मुश्किलात का सामना आने वाली बहुओं को करना पड़ता है, जैसा कि मुझे और अमरीन को करना पड़ा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।